हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे देखिए हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 2011 का चल रहा है। एसएसटी का 6 to 8 वालों के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी को पता है कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। जब मैं आंसर बताती हूँ तो आंसर सही होता है तो सही क्या करिए, गलत होता है तो गलत क्या करिए। बाद में आप काउंट किया करिए कि आपने अगर 10 क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो 10 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये निर्देश के हिसाब से एक अनुच्छेद दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि एसएसटी में जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक चिट्ठी आपके नाम, इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 23 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना आपको। इसमें से 3 प्रश्न हैं, ये इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक चिट्ठी आपके नाम, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा नीचे। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीति संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक कानून पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भी रहते हैं। ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और बातें किताबों में पढ़ता है, उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी अनुच्छेद से आपने ये चीज़ों को पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 1 है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्यपुस्तकों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन बी है कि यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है आपका कि समान विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन डी है कि विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए और बी में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए ऑप्शन ए और बी का हम आपको दिखा देते हैं। अब इसमें से आप सभी उत्तर दीजिएगा कि ये आपका कौन सा सही हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि वास्तविक जीवन में क्या होता है, ये पाठ्यपुस्तक में क्या पढ़ते हैं बच्चे, इससे संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए इनका क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें इनको बोरिंग लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन ए है अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, बी है नीरस अवधारणाओं की विस्तृत, सी है कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, डी है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका वास्तविक जीवन है, ये जो वास्तविक जीवन आपका पॉजिटिव पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा आप। कहीं भी अगर वास्तविकता से आपको जुड़ के दिखे तो सीटेट में आपका पॉजिटिव दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन ए है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती हैं, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ऑप्शन बी है शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती हैं और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन सी है शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविक में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को जोड़कर भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो आप सभी सही उत्तर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है
कि अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ वास्तविकता दिख जाए तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्वेश्चन भी क्या पूछा है, पॉजिटिव ही पूछा है, यहाँ कहीं नहीं आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए। उसके बाद आपका प्रेरित करती है, प्रेरित करना भी आपका क्या है, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो निम्नलिखित में से किसे अपनाया। ऑप्शन ए है सर्वेक्षण करने की प्रथा, बी है भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, सी है आपका स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, डी है सैन्य अभियान। तो उत्तर से बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। अब देखिए ये दिया गया है, तो इसमें से कौन दर्शाएगा। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन सी है एच, ऑप्शन डी है डी। तो आइए हम देख लेते हैं ये कैसे दर्शाता है। जैसा आप सभी को पता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे खींच दिए, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया, यहाँ क्या हो गया उत्तर हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है कि दक्षिण पूर्व दिशा दर्शाता है, तो दक्षिण और पूर्व आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके बीच जो चीज़ें रहेंगी वही दर्शाएगा, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो इसकी दिशा कौन दर्शाएगा आपका, यहाँ पर यही आपका जो डी है वही आपका दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे कि जो डी है वही हमारा क्या करेगा, दक्षिण और पूर्व दिशा को दर्शाएगा। ये दिशा आप याद कर लीजिएगा कैसे करना है। ऐसे अगर आप करते हैं, ठीक है, देखिए ये है, तो यहाँ आपका पूर्व हो जाएगा इस साइड, ठीक है, और यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा, यहाँ उत्तर होता है और यहाँ पर दक्षिण होता है। अब इसके बीच की जो दिशा होती है, ये देखिए ये जो दिशा होगी ये पूरब दक्षिण दर्शाएगी, ये पूरब उत्तर दर्शाएगी, ये उत्तर पश्चिम दर्शाएगी, ये पश्चिम और दक्षिण दर्शाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 आपका पूछा गया है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, उत्तर भी आपका निगेटिव ही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गलत पूछा है। ऑप्शन ए है कि वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन बी है पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। ऑप्शन सी है स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी है जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है, जो जल होता है हमारा वो नवीकरणीय संसाधन है, एक तरीके से अनवीकरणीय नहीं है। जैसे गंदा जल होता है तो गंदे जल को हम साफ करके यूज करते हैं तो उसका हम नवीकरणीय कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जल अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसे हम दोबारा साफ करके उसे यूज कर लें, ठीक है। तो अगर जल गंदा है तो उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी चीज़ें हैं जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो जल को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया आपसे कि एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर धरती पर क्या है, 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो, दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए वास्तविक दूरी निकालने के लिए आप 20 का गुणा किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 20 × 25 = 100, ठीक है। तो जो आपकी वास्तविक दूरी आएगी निकल के वो 100 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार है, ऑप्शन ए है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन बी है कि इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ऑप्शन सी है
कि ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन डी है, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया था, भारत के इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। पहला किसमें बांटा, हिंदू भारत, दूसरा मुस्लिम भारत, तीसरा किसमें बांटा, ब्रिटिश भारत। अब इसके विभाजन का जो आधार था, तो चलिए बता देते हैं क्या था। इन्होंने यह इस विचार पर आधारित है कि जो शासकों के धर्म थे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं हम। आपको यहाँ पर ऑप्शन 3 ही दिखाएंगे, सी तक ही दिखाएंगे, सी तक में ही आपका एक आंसर सही होगा, तो आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। ऑप्शन ए है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयतीत महत्ता में विश्वास करती हैं और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थी से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती हैं। ऑप्शन सी है कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित हैं और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती हैं, समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती हैं और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती हैं। तो क्या उत्तर होगा आप सभी बताइएगा। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या है कि शिक्षिका क्या पढ़ा रही है, औद्योगिकीकरण को पढ़ा रही है। औद्योगिकीकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री उपागमों से कौन सा सबसे उचित होगा। देखिए जब 4 अलग अलग शिक्षिकाओं का प्रदर्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। ऑप्शन ए है निज और रैयती, बी है खरीफ और रबी। तो देखिए इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको सही बताना है क्या होगा। देखिए नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ जो थी वो क्या थी आपकी, बता देना चाहते हैं, निज और रैयती थी। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक ज़रूर जाए। और देखिए जो भी क्लासेस हैं अभी 10 से 15 क्वेश्चन चल रहे हैं। धीरे धीरे जब आपकी हैबिट हो जाएगी तब हम 15 से 20 क्वेश्चन को एक साथ में लेके चलेंगे। अभी आपका 2011 का पेपर चल रहा है, जैसे ही 2011 का ख़त्म होता है तो फिर हम आपको पीछे से लेके चलेंगे 2024 से, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, 2024 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछे जाएंगे और उसी पैटर्न पे। ये सारे पैटर्न पुराने हो चुके हैं। हाँ क्वेश्चन यहाँ से भी फंस सकते हैं, लेकिन जिस पैटर्न पे अभी सीटेट पूछ रहा है घुमावदार क्वेश्चन, तो हम 2011 के बाद आपको उस क्वेश्चन पर लेके चलेंगे। 2011 हमने इसलिए पढ़ाया था कि आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाए और जब थोड़े घुमावदार क्वेश्चन पे लेके चलेंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा सही से कर पाएंगे। तो 2011 के बाद हम 2024 पे डायरेक्ट लेकर चलेंगे, फिर 2024 से हम रिटर्न आते हुए 2012 तक करेंगे, ठीक है।